हैं आज की क्लास। तो उसी पेपर को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि एक प्रश्न आया 100 वर्ड में, भारतीय संविधान सभा के समक्ष क्या मुद्दे थे। मतलब संविधान जब बन रहा था और संविधान पे जब डिस्कशन चल रहा था, तो वैसे में संविधान सभा के समक्ष ऐसे कौन से मुद्दे आए होंगे जिनमें उसको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा और जिसके निराकरण के लिए उसको लगातार विचार विमर्श करना पड़ा होगा। और हो भी सकता है कि उनके संविधान सभा के सभी सदस्यों में उन मुद्दों को लेकर आपसी सहमति ना हो। ये प्रश्न है। जनरली ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको आप अमूमन घर से तैयार करके नहीं जाते, और यही अब एमपीपीएससी में थोड़ा सा अंतर आया है पैटर्न में। क्या पहले क्या होता था, सिलेबस में जो लिखा हुआ है वही एज इट इज पूछ लेते थे। अब कम से कम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में तो नहीं पूछते इस तरीके का। तो ये प्रश्न जनरली स्टूडेंट तैयार करके नहीं जाते और ना ही आपको बुक में डायरेक्ट मिलता है ये। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में 15 से 20% तक रहने लगे हैं। इसलिए आपको बहुत एनालिटिकल अप्रोच के साथ दूसरे प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे, जिससे एक प्रश्न तैयार करने के साथ आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएं। खैर, अब इसी प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। तो आप ये इमेजिन करें कि भारत के संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसमें ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जिसमें उन्हें दिक्कत आई होगी। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढते हैं प्रियम्बल में। तो पहली दिक्कत संविधान निर्माताओं को आई थी कि हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक फिनोमेना, वर्तमान के जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक मॉडल हैं उन सबको हम एडॉप्ट करना चाहते थे और देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो लोक कल्याणकारी हो, जनता के हित में हो। लेकिन हमारे मूल संविधान में और उसकी प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड नहीं लिखा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं लिखा गया, जिसे बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू संविधान में जोड़ा गया। अब आप बताएं कि सेकुलरिज्म इतना इम्पोर्टेंट शब्द है, तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के संविधान की प्राइमरी विशेषता होती है सेकुलरिज्म। इतना इम्पोर्टेंट शब्द होने के बावजूद, इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी संविधान निर्माताओं ने इसको मूल संविधान में नहीं जोड़ा। शायद ये एक चुनौती थी उनके समक्ष। चुनौती इसलिए थी कि एक्चुअल में भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, और बंटवारे के बाद आप इतिहास में पढ़ते हैं कई धार्मिक सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे भारत में। वैसे में सेकुलरिज्म लिख के सरकार को धर्म से बिल्कुल सेपरेट कर लेना, हालांकि इंडियन सेकुलरिज्म थोड़ा सा अलग है वेस्टर्न सेकुलरिज्म से, पर अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में सेकुलरिज्म लिखा ही नहीं था शुरुआत में, तो 1976 में लिखा गया। तो उन सांप्रदायिक दंगों के समय में, उन संवेदनशील परिस्थितियों में संविधान निर्माताओं को इस वर्ड को लिखने में सहजता महसूस नहीं हुई, क्योंकि वैसी परिस्थितियों में सरकार को, संविधान को, कानून को धर्म से बिल्कुल परोक्ष कर लेना, धर्म से बिल्कुल पृथक कर लेना शायद उचित ना होता। इसलिए ये एक ऐसा शब्द था जिसमें संविधान निर्माताओं को दिक्कत आई। हालांकि अभी मैंने एक लाइन बोली, उसको मैं समझा दूं
कि बाद में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो हमारे यहाँ जोड़ा भी गया वो पॉजिटिव ट्रैपिंग में है। बेसिकली वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि सरकार कहती है कि आप कौन से धर्म के हो और किस धर्म के अनुसार आचरण करते हो ये आपका व्यक्तिगत मामला है और इससे राजनीतिक व्यवस्था को कोई लेना देना नहीं है। पर आप तमाम खबरें पढ़ते रहते हो कि उन्होंने कहा कहीं सरदारों से कहा गया कि पगड़ी मत लगाओ, कहीं मुस्लिमों से कहा गया कि नमाज मत करो, दाढ़ी मत रखो। तो सेकुलरिज्म एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली जिसकी क्वांटिटी होती है, जैसे खाने में नमक की क्वांटिटी होती है वैसे ही हर देश में इसकी क्वांटिटी है। वो जो बहुत डेवलप्ड देश हैं वहाँ पे क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं आज उनमें बहुत सारे धार्मिक मामले अभी भी सरकार का हस्तक्षेप होता है। तो ये इस संदर्भ में है। इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म तो है कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन, और हमारा संविधान कहता है कि आप धार्मिक मामलों में स्वतंत्र हो, आप अपने अपने धार्मिक क्रियाओं का आसानी से बिना किसी रोक टोक के संचालन कर सकते हो। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को हमारे फंडामेंटल राइट्स में जगह दी गई और सभी फंडामेंटल राइट्स को सुचारू रूप से लागू करने का अधिकार सरकार को दिया गया जिम्मेदारी, और यदि वो अधिकार नहीं मिलते तो सुप्रीम कोर्ट को उत्तरदायित्व दिया गया आर्टिकल 32 के तहत। तो ऐसे में हमारा सेकुलरिज्म ऐसा है कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म कहता है आप अपने अपने धर्म में स्वतंत्र हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारा सेकुलरिज्म की पॉजिटिव ट्रैपिंग है कि आप अपने धर्म में स्वतंत्र हो और इस स्वतंत्रता में कहीं कोई बाधा आए तो मुझे बताना, फिर आ जाना सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब हम ऐसा नहीं है कि हमारा सेकुलरिज्म ऐसा है कि बिल्कुल भी दखल नहीं देगा। हम संरक्षणवादी नीति पर चलते हैं। हमने लोगों को न केवल उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए बल्कि उनका उल्लंघन होने पर उनकी गारंटी भी दी। हमारा सेकुलरिज्म ऐसा है। खैर अपने प्रश्न पर हम वापस आते हैं। एक तो पंथ निरपेक्षता थी। दूसरी एक समस्या संविधान निर्माताओं को आई होगी कि उस समय दुनिया में पोलराइजेशन हो रहा था, ध्रुवीकरण हो रहा था। रशिया, अमेरिका जैसे देश अपने अपने राष्ट्रों को पोलराइज कर रहे थे, अपने मित्र राष्ट्रों का संगठन बना रहे थे। तो वैसे में अमेरिका जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे चला, रशिया सोशलिस्ट इकोनॉमी पे चला और चाइना कम्युनिस्ट है। तो वैसे में समाजवादी जो शब्द था और समाजवादी जो कॉन्सेप्ट है भारत के संविधान का और जिसको रिलेवेंस करने के लिए प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जैसे कॉन्सेप्ट लिए गए, उस समाजवाद की कौन सी अवधारणा को अपनाया जाए, ये संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए उन्होंने इसको भी उस समय शामिल नहीं किया। बाद में इसको वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से शामिल किया और उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया समाजवाद को कि भारत में समाजवाद का अर्थ है सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण से मुक्ति। ये समाजवाद है। तो ये दो बातें हुई। तीसरी बात जो सबसे शायद चुनौतीपूर्ण विषय था कि पॉलिटिकल साइंस में दो प्रकार के संविधान होते हैं। एक संविधान होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें केंद्र और राज्य के बीच के संबंध बहुत स्पष्ट तरीके से परिभाषित होते हैं,
और एक होता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सभी शक्तियां केंद्र की ओर निहित होती हैं। अब भारत के संविधान आज कैसा है, अभी हम उस पर तो पहले डिस्कशन कर चुके हैं। एक्चुअल में संविधान निर्माताओं के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हम फेडरलिज्म को अपनाएं कि एकात्मक को अपनाएं, यूनिटरी को अपनाएं। चलिए, उनने डिसाइड किया कि फेडरलिज्म को अपनाएं। तो अब फेडरलिज्म को यदि हम अपनाते हैं तो क्या जिस तरीके से अमेरिका में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन किया गया है और राज्यों को जिस प्रकार से ऑटोनॉमी दी गई है, क्या उतनी ऑटोनॉमी हम इंडिया में दे सकते हैं? क्योंकि हमारे राज्य तो अभी सक्षम ही नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। रिसोर्सेज का लोकेशन कुछ राज्यों में बहुत अधिक है, कुछ राज्यों में बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में राज्य और राज्य के बीच का टकराव हो जाएगा। तो हम किस मात्रा में राज्यों को स्वायत्तता दें और कौन से ऐसे मामले हों जिनमें हम राज्यों की शक्तियों को कम रखें और केंद्र को सुप्रीम पावर बना दें। ये एक चुनौतीपूर्ण विषय था संविधान निर्माताओं के समक्ष, और इसी चुनौतीपूर्ण प्रश्न का जो उत्तर निकल के सामने आया, वो उत्तर था क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने अपने संविधान को अर्ध परिसंघीय प्रकृति का बनाया। इसके अलावा भारतीय संविधान निर्माता चाहते थे और जानते भी थे कि भारत की जिस प्रकार की ज्योग्राफी है, जिस प्रकार की जनसंख्या डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, वैसे में निश्चित है कि भारत विकास के पथ पे आगे बढ़ेगा। और देश का संविधान, देश की सरकारें उन बदली हुई और बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में सामंजस्य बैठा पाए, इसके लिए उन्होंने डीपीएसपी जैसे सिद्धांतों को रिजिड नहीं किया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं किया, जिससे यदि वो फिक्स हो जाते तो सरकारों को उनका अनुसरण करना पड़ जाता, तो सरकारें अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी पॉलिसी मेकिंग में कोई इनोवेशन ना कर पाती। इस बात से संविधान निर्माता परिचित थे। इसलिए वे एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जो समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार खुद में परिवर्तन करने की क्षमता रखे। तो अब वो परिवर्तन करने की क्षमता के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया। अब वो प्रक्रिया कितनी लचीली हो और कितनी जटिल हो, ये उनके समक्ष एक मुद्दा था। कि यदि बहुत लचीली प्रक्रिया कर देते हैं तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था उस समय शायद उतनी परिपक्व अवस्था में नहीं थी, और वैसे में हो सकता था कि राजनीतिक दल भारत के संविधान में अनायास ही बार बार परिवर्तन करते और इतनी कठोर भी न हो जाए वो व्यवस्था कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें हम संशोधन ही न कर पाए। तो कितना लचीला रखें, कितना कठोर रखें, ये संविधान के समक्ष एक प्रमुख मुद्दा था। तो ये प्रमुख मुद्दे थे संविधान सभा के समक्ष। मैंने बताया आपको 100 वर्ड के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब कुछ ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो जनरली स्टूडेंट थोड़ी बहुत जिनमें गलतियां करते हैं आंसर राइटिंग की। भारत में राज्यपाल के पद के औचित्य एवं महत्व की समीक्षा कीजिए। इसको जब हम इंग्लिश में पढ़ रहा हूं
examine the justification and significance of post of the governor in India. अब अमूमन मेंस में होता यह है कि टाइम बहुत कम होता है और टाइम कम होने की वजह से कई बार स्टूडेंट प्रैक्टिस के अभाव में प्रश्नों को गंभीरता से नहीं पढ़ता और सरसरी नज़र में प्रश्नों को पढ़कर उसका उत्तर लिखना शुरू कर देता है। तो इस प्रश्न में एक्चुअल पूछा क्या गया है, कोई बताएगा मुझे? फिर प्रश्न बोल रहा हूं, भारत में राज्यपाल पद के औचित्य व महत्व की समीक्षा कीजिए। जस्टिफाई द ऑफिस ऑफ द गवर्नर एंड जस्टिफाई इट्स सिग्निफिकेंस। अंकित मोरे, समझ में आ रहा है बेटा प्रश्न? हेलो। हाँ बेटा बोलो। सर, इसमें राज्यपाल के औचित्य और महत्व के बारे में समझाना है सर। ये तो प्रश्न में ही लिखा है, चलो मैं बताता हूँ। इसमें राज्यपाल की सिमिलर एज प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट, मैं बताता हूँ। इसमें राज्यपाल कौन होता है, उसको क्या शक्तियां हैं, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, ये सब कुछ नहीं लिखना। दो बातें लिखनी हैं। राज्यपाल का पद क्यों बनाया गया, वो चित्त लिखना है ना, और उन्हीं से हमें निकाल देना है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं राज्यपाल का पद क्यों बनाया गया। चूंकि भारत एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संसदीय प्रकार की व्यवस्था अपनाता है और ब्रिटिश संसदीय मॉडल के अनुसरण में हमने भी अपने यहाँ लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट को रखा और स्टेट में गवर्नर को रखा। तो एक तो केंद्र और राज्य में संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक समरसता बनी रहे, इसलिए हूबहू केंद्र के पैटर्न को राज्यों पर भी ओवरलैप किया गया। दूसरी बात, जिस प्रकार से हमारा संविधान है और उस संविधान में समय समय पर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जैसे नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356। तो ऐसे में केंद्र का एक एजेंट आवश्यक था राज्य में, जो केंद्र को निष्पक्षता से ये जानकारी देता रहे कि राज्यों में सरकारें संविधान के अनुसार चल रही हैं कि नहीं। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 355, आर्टिकल 355 बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि यह केंद्र का उत्तरदायित्व होगा कि राज्यों में सरकारें संविधान के अनुरूप चलें। यह केंद्र का उत्तरदायित्व होगा। तो क्या राज्य में सरकारें चल रही हैं केंद्र के अनुसार कि नहीं, ये बताएगा कौन? तो वो केंद्र का एजेंट राज्यपाल बताएगा। अगली बात, राज्यपाल के पद का जो औचित्य अगला है, चूंकि स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुत ज्यादा राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, स्वतंत्रता के समय नहीं थी। जनता के पास मतदान के अधिकार का उपयोग करने के बहुत सारे विकल्प नहीं थे। कुछ ही पार्टियां थी जो राष्ट्रीय स्तर पर थी, मेन तो कांग्रेस ही थी। कोई विकल्प तो था नहीं जनता के पास वोट देने का बहुत ज्यादा। वैसे में संविधान निर्माता ये जानते थे
कि आगे चल के देश में क्षेत्रवाद की बात आएगी, भाषा की आधार पर राज्यों की बात आएगी, संस्कृति के आधार पर पार्टियां बनेंगी, धर्म के आधार पर पार्टियां बनेंगी। तो वैसे किसी राज्य में भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर मान लो कोई राजनीतिक पार्टी बन जाती है और वो किसी संप्रदाय विशेष, किसी भाषा वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष के फेवर में या उनके अपोजिशन में कानून बनाने लगती है, तो फिर केंद्र सरकार ऐसी राज्य सरकारों को कैसे नियंत्रित करे? या तो 356 लगा दे या फिर राज्यपाल के थ्रू नियंत्रित करे। कैसे? हमारे संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रीय हित में लगने वाले किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है और उस विधेयक पर राष्ट्रपति किसी भी समय सीमा में अपना निर्णय देने के लिए, अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। हो गया केंद्र का नियंत्रण। यदि राज्य कोई ऐसे कानून बनाता है जो निष्पक्ष दिखाई नहीं देते, जो राष्ट्रीय हित में दिखाई नहीं देते, तो केंद्र सरकार राज्यपाल से अनुरोध करके इस प्रकार के आदेश को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखवा सकती है। इसके अलावा जब राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से ही उस देश की, उस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करता है। तब आप बताओ, राज्यपाल की भूमिका इतनी इंपॉर्टेंट है। ये इस आंसर में आपको लिखना था कि राज्यपाल के पद का क्या औचित्य है और उसका क्या महत्व है। अगला प्रश्न, भारत में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बहुत आसान है, पर इसको लिखना बहुत अच्छे से पड़ेगा। दुनिया के तमाम देशों में, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्रिटेन हो, कोई भी हो, पहले तो पिछले वाले प्रश्न में कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ बोलना हो तो बोले। चलो आगे बढ़ाता हूं। दुनिया के किसी भी देश में जहां लोकतंत्र को संसद के माध्यम से स्थापित किया जाता है, ये अपन पढ़ चुके हैं 2-3 दिन पहले टॉपिक, वही बात प्रश्न में पूछी है कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो संसदीय लोकतंत्र बनता कैसे है, संसद के माध्यम से लोकतंत्र स्थापित कैसे होता है? 2 तरीके हैं। पहले तो हम संसद का गठन करते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें हम अपने मतदान व्यवहार का, मताधिकार का उपयोग करते हुए संसद का गठन करते हैं। दूसरा, संसद
अपने कार्रवाई नियमों के माध्यम से देश के लिए कानून बनाती है। ये दो बातें हो सकती हैं संसद में, एक तो संसद का गठन और दूसरा संसद की कार्रवाई, जिसमें लोकतंत्र होना चाहिए। तो अब इन दोनों मामलों में अधिकतम लोकतंत्र कैसे सुनिश्चित हो, इन दोनों मामलों में अधिकतम लोकतंत्र कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो दोनों स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए, एक निर्वाचन प्रक्रिया के स्तर पर और दूसरा संसद की प्रक्रियात्मक स्तर पर। अपन कुछ पॉइंट बना लेते हैं, मैं बता देता हूं, दो लाइनें लिखोगे भर जाएगा उससे। पहला, आम जनता मतदान में बढ़ चढ़ कर भागीदारी ले, अधिकतम मतदान हो देश में। 70%, 65% मतदान होने का मतलब बहुत अच्छा नहीं है, उसका मतलब है 35% जनसंख्या लोकतंत्र से बाहर है। और भारत में 35% जनसंख्या का लोकतंत्र से बाहर होने का मतलब होता है 40 करोड़ की आबादी, 45 करोड़ की आबादी। 45 करोड़ की आबादी को चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है, तो गलत बात है। तो पहले मतदान में जनता की अधिकतम भागीदारी। दूसरा, सकारात्मक मतदान व्यवहार। जनता जो मतदान करे, अपनी वोट का जो प्रैक्टिस करे, वो पॉजिटिव हो, मतलब धर्म, जाति, भाषा इन सब से परे हो, बल्कि राष्ट्रीय हित में हो, देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास को ध्यान में रखते हुए अपने मतदान का व्यवहार करे, ना कि धार्मिक जातिवाद के मुद्दों पर। तीसरी बात, चुनाव में अधिक से अधिक निष्पक्षता और अधिक से अधिक पारदर्शिता हो। यदि निष्पक्षता और पारदर्शिता है, जाहिर बात है चुनाव अच्छा होगा। अगला, राजनीतिक दल में आंतरिक अनुशासन हो, और देश में चूंकि बहुल दलीय व्यवस्था है, कई दल हैं भारतीय राजनीति में, पर उनमें एक्चुअल में राष्ट्रीय स्तर के कितने हैं? जितने अधिक दल होंगे जनता के पास, उतने अधिक विकल्प होंगे मतदान करने के लिए। अगला, राजनीतिक दलों में आंतरिक अनुशासन हो। ये मेन पॉइंट थे जो हमें चुनाव के दौरान करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि चुनाव करके तो हमने संसद बना ली, अब उस संसद का कार्य प्रणाली भी तो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, संसद के सदस्य अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संसद की कार्रवाई में बढ़ चढ़कर भागीदारी लें। कई क्या 15-25 मेंबर ही संसद में बोलते हैं और प्रश्न पूछते हैं, ज्यादातर तो चुपचाप पीछे बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। उनसे जहां वोट देने को कहा जाता है वोट दे आते हैं। तो वो काहे के आपके प्रतिनिधि? आपका प्रतिनिधि तो वो होगा जो आपके क्षेत्र की समस्याओं को वहां उठाए, सरकार से प्रश्न पूछे, क्या आपने मेरे क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, आपने ये प्रॉमिस किया था चुनाव के पहले, ये प्रॉमिस क्यों नहीं पूरा हो पाया? अब जब वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वहां पे बैठा है चुपचाप, बीच में जो टेबल थप थप कर देता है, सब करते हैं, तो आप देखो कभी संसद की कार्रवाई 8, 10, 15 लोग बोलते रहते हैं बस। तो आपका प्रतिनिधि एक्चुअल में आपका प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहा है, वो आपके मुद्दे उठा ही नहीं रहा है।
तो पहली आवश्यक शर्त है इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कि आपके निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यवाही में बढ़ चढ़कर भागीदार बने और संसदीय कार्रवाई नियमों का उपयोग करते हुए प्रश्न पूछें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है ये, जिसमें कनेक्टिविटी बहुत आसान है। ऐसे में भारत जैसे देश में जहां भाषाई, संस्कृति, क्षेत्रीय विविधताएं बहुत ज्यादा हैं, निर्णय लेने में, नीतियां बनाने में दिक्कतें होना और उन नीतियों का विरोध होना बहुत सामान्य सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु इन नीतियों को और अधिक सुचारू रूप से कैसे बनाया जाए, इनमें जनता का रिप्रेजेंटेशन, जनता की ओर से एक्सेप्टेंस कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसको तो सुनिश्चित किया जा सकता है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जनता से अधिक राय लें। हम भी स्विट्जरलैंड की तरह रेफरेंडम कराएं। यदि जनता इस मामले में सकारात्मक रुख अपनाती है और विभिन्न योजनाओं के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में सरकार के समानांतर भूमिका निभाती है, सरकार के साथ साथ चलती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम सैद्धांतिक रूप से भले ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हैं और जनता स्वयं शासन नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और उन जनप्रतिनिधियों का संसद में काम करने का तरीका और नीति निर्माण और कानून बनाते समय जनता से आम राय लेने का तरीका इतना पारदर्शी है कि हम सैद्धांतिक रूप से तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, परंतु व्यावहारिक रूप में हमारा व्यवहार प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरह है। ये इंग्रेडिएंट हम मिला दें यदि, जिस पे हमने डिस्कशन किया पिछले 10 मिनट में, तो क्या होगा, हमारा संसदीय लोकतंत्र बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। एक सेकंड, समझ में आया आपको ये प्रश्न? यहाँ किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है। एक तरफा एक लाइन से बोल गया मैं आज। सौम्या, ये बेटा सौम्या, कुछ बोलना है तुझे? आया समझ में आंसर? हाँ, लिखना इसको आज। अंकित, आया बेटी समझ में आंसर? तेरी आवाज नहीं आ रही। चलिए, आपने एक चीज देखी होगी कि आप लोगों की मैच्योरिटी को देखते हुए मैंने जो शेड्यूल डिक्लेयर किया था उसके टॉपिक कुछ चेंज कर दिए। जैसे सुबह के शेड्यूल में रोज अलग अलग टॉपिक थे, रोज अलग अलग टॉपिक थे। किसी दिन ज्योग्राफी का था, किसी दिन पॉलिटी का था, किसी दिन ऐसे ही मोटिवेशनल था, और शाम को मैंने डिसाइड किया था कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लूंगा। लेकिन मुझे लगा कि बच्चे मैच्योर हैं, तो ये रैंडमली कोई भी टॉपिक लें अपन, कि आज इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पढ़ा दी, कल थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ा दी, फिर आंसर राइटिंग बता दी, तो इस तरीके से कोई विशेष फायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जो चीजें मैं उठा रहा हूं उनको कंप्लीट करूंगा। एटलीस्ट आप जितना पढ़ो उतने का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। इसलिए मैं ये प्रश्न सॉल्व कराने लगा कि
आप जो पढ़ते हो एक्चुअल में वो परीक्षा में किस रूप में आता है। जैसे अपन ने ये 2 प्रश्न आज डिस्कस किए कि संविधान सभा के समक्ष क्या मुद्दे थे। ये प्रश्न हम इस तरीके से नहीं पढ़ते, न प्रीलिम में न मेंस में। हाँ, समझते हैं, पर समझते समय स्टूडेंट प्रीलिम की जब तैयारी करता है तो वो फैक्ट पे ध्यान देता है। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ें तो उस पहली बार की पढ़ाई में ही हम उसमें से प्री और मेंस दोनों के एटलीस्ट क्वेश्चन निकाल लें, और जितनी राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है शुरू से ही करना का प्रयास करें, जिससे आपका प्री भी मजबूत हो और मेन भी मजबूत हो। ठीक है, समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूं। जो मैटर मैंने भेजा है आज उसको पढ़ना, और कुछ प्रश्नों के आंसर मेरे पास होंगे 2018 के पेपर के मॉडल आंसर, वो आपको मैं भेजूंगा। बाई चांस भूल जाऊं तो आप में से कोई मुझे याद दिला देना, दोपहर तक मैं भेज दूंगा। ठीक है, बढ़िया, शाम को फिर मिलते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन।